हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों घूर्णन गतिकी के नए लेसन को शुरुआत किया था और उसके संबंध में द्रव्यमान केंद्र के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। द्रव्यमान केंद्र में हम लोगों ने सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र को अच्छी तरह से जाना था बच्चों, है ना। उसके बाद द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक प्राप्त किया था और उसके बाद हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे शंकु था, अर्धगोला था, उसके बारे है ना उसका द्रव्यमान केंद्र को हम लोगों ने निर्धारण किया था। तो चलिए आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बच्चों और घूर्णन गतिकी से संबंधित एक नए टॉपिक्स जिसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं और उस पर हम लोग आज विचार करने के लिए जा रहे हैं। तो जड़त्व आघूर्ण को जानने से पहले आप लोगों को ये बात जानना होगा बच्चों कि जड़त्व किसे कहते हैं, है ना। जड़त्व के बारे में तो हम लोगों ने पिछले बल और उसके जो उपयोग अर्थात जो उसके नियम थे उस अध्याय पे हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था बच्चों कि जड़त्व क्या होता है कि किसी भी है ना द्रव्यमान का या किसी भी पिंड का जड़त्व एक ऐसा गुण होता है जो अपनी गति की अवस्था का विरोध करता है, मतलब अपनी अवस्था में है ना परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार वही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज जड़त्व आघूर्ण को भी समझेंगे। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है बच्चों, हम लोग ये बात को समझेंगे। देखिए घूर्णन गति में है कि नहीं, घूर्णन गति में कोई भी यदि पिंड मान लेते हैं कि घूर्णन गति कर रहा है तो वो भी अपनी घूर्णन की अवस्था में परिवर्तन लाने का विरोध करता है बच्चों, ये बात को याद रखना है। मान लेते हैं कि यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है इस प्रकार, तो सबसे पहले तो वो विराम की अवस्था में होगा बच्चों, है कि नहीं। विराम की अवस्था में होगा तो जब मैं इस पर बल लगाऊंगा, है ना, तो घूर्णन गतिकी में बल को भी एक नए वर्ड के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, जिसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, है कि नहीं। अर्थात जब हम लोग किसी वस्तु पर जब हम लोग बल लगाते हैं और वो घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करता है तो उस बल को हम लोग बल ना कह करके हम लोग उसको टॉर्क कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। अर्थात हमको यहाँ पर मुझे बल के जगह पर टॉर्क या बल आघूर्ण कहना ज़्यादा है ना उचित होगा, ज़्यादा सुटेबल होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई बच्चों की कोई वस्तु एक घूर्णन गति करने के लिए तैयार है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि एक टॉर्क लगाते हैं, बल आघूर्ण लगाते हैं, जिसके वजह से वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। अर्थात विराम की अवस्था में था तो वो अब घूर्णन गति उत्पन्न करता है। तो विराम की अवस्था से घूर्णन गति में लाने के लिए जो मुझे बल लगाना पड़ा अर्थात उसके इनर्शिया को पार करना पड़ा, इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अर्थात वस्तु जो होती है अपने घूर्णन प्रभाव की अवस्था में गति का विरोध करती है, इसी गुण को हम लोग कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। यदि वस्तु मान लेते हैं कि घूर्णन अवस्था में है, घूर्णन गति वो कर रही है तो उसमें टॉर्क लगाएंगे तो वो विराम की अवस्था में आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि बल लगाना, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप नहीं रुकता है, उसमें मुझे बल लगाना पड़ा, है कि नहीं। इसका मतलब है कि वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। यदि वो घूर्णन गति कर रही है तो घूर्णन गति ही करना चाहती है, यदि वो विराम की अवस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है। तो अवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक बल लगाना आवश्यक होता है, अर्थात अवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक बल लगाना उसमें आवश्यक होता है। तो इसी गुण को हम लोग उसका जड़त्व कहते हैं, है कि नहीं। वो अब ना तो अपने आप कोई पिंड अपने आप घूर्णन की अवस्था में आएगी और ना ही वो घूर्णन करने वाली कोई पिंड अपने आप विराम की अवस्था में आती है। यदि उसमें किसी दूसरा घर्षण बल या वायु के द्वारा लगने वाला कोई भी है ना फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज़ के जो फोर्स होते हैं वो सब यदि उसमें नेग्लिजिबल रहे, है ना, तो वो अपने आप घूर्णन अवस्था से विराम की अवस्था में नहीं आ सकती है। तो इसी गुण को हम लोग उसका जड़त्व आघूर्ण भी हम लोग कहते हैं बच्चों। तो जड़त्व आघूर्ण कहते हैं किसको है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कोई भी पिंड, देखिए कोई भी पिंड
देखिए कोई भी पिंड है ना अपनी घूर्णन अवस्था में, कोई भी पिंड अपनी घूर्णन अवस्था में, कोई भी पिंड अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का, है ना, परिवर्तन का विरोध करता है। घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है। इसी गुण को उस पिंड का, है ना, उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पे दे देता हूँ, अच्छी तरह से एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ बच्चों, कि मान लेते हैं कि माना कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, या कोई पिंड विराम की अवस्था में है, पिंड विराम की अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, तो वह विराम में ही रहना चाहता है, विराम में ही रहना चाहता है। यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो वह घूर्णन गति ही करना चाहता है ना, करना चाहता है ना। वह अपनी अवस्था तब तक नहीं बदलता है, वह अपनी अवस्था तब तक नहीं बदलता है, जब तक उस पिंड पर कोई बाहरी बल आघूर्ण कार्य ना करे, बल आघूर्ण कार्य ना करे। इसका मतलब है कि वह पिंड स्वतः अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाता है। एक प्रकार का कह सकते हैं कि पिंड में आलस्यपन होता है कि नहीं। यदि वो विराम की अवस्था में होता है तो वो विराम में ही रहना चाहता है, और यदि वो गति कर रहा है तो वो गति में ही रहना चाहता है। वो अपनी अवस्था में परिवर्तन अपने आप स्वतः नहीं करता है, जब तक कि हम उस पर इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, है ना, कोई डिस्टर्बेंस उसको नहीं करते हैं। यदि वो विराम की अवस्था में है तो उसमें डिस्टर्बिंग फोर्स लगा दीजिए तो वो गति की अवस्था में आ जाएगा, है कि नहीं। यदि वो पिंड गति ही कर रहा है तो उस पर एक डिस्टरबेंस फोर्स लगा दीजिए जिसके वजह से वो विराम की अवस्था में आ जाएगा। तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन स्वतः नहीं करता है। इसी गुण को उस घूर्णन करने वाली पिंड का हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहते हैं बच्चों। तो ये तो था उसका एक जनरल डिफिनेशन, है ना। लेकिन गणित के टर्म में इसको, मैथमेटिक्स के टर्म में उसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन नहीं करते। जिस प्रकार हम लोग पहले के जड़त्व में पढ़े थे, इनर्शिया में पढ़े थे कि किसी भी पिंड की इनर्शिया का जो मेजरमेंट होता है वो उस पिंड के मास पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ज़्यादा उसकी इनर्शिया होती है, जितना कम उसका मास होगा उतना कम उसकी इनर्शिया भी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है कि किसी पिंड का जितना ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण होगा उस पर उतना ज़्यादा बल लगाना पड़ता है कि नहीं। तो ये बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए गणितीय टर्म में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं बच्चों कि आखिर जड़त्व आघूर्ण को कहते किसे हैं। मैथमेटिकल टर्म में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा बच्चों कि मान लेते हैं कि कोई एक द्रव्यमान है ना, और वो एक घूर्णन अक्ष, मान लेते हैं कि ये एक घूर्णन अक्ष है, एक्स वाई क्या है, एक घूर्णन अक्ष है। और इस घूर्णन अक्ष से उस द्रव्यमान की दूरी, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान का कोई एक पिंड है ना, जो कि इस अक्ष के चारों ओर वो घूर्णन गति कर रहा है। जैसे इस प्रकार आप देख सकते हैं कलम ये चीज़ है कि नहीं, ये कलम एक अक्ष हो गया और ये इसका एक कोई द्रव्यमान है और इसके वो चारों तरफ क्या कर रहा है, घूर्णन गति इस प्रकार वो कर रहा है ना। तो यही इस प्रकार आप समझ लिया जाइए कि ये एक कोई अक्ष है और ये द्रव्यमान उसके चारों तरफ उसका घूर्णन गति कर रहा है। तो हम लोग है ना जड़त्व आघूर्ण को किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो जड़त्व आघूर्ण
देखिए उस पिंड का द्रव्यमान तथा अक्ष से लंबविक दूरी के वर्ग के गुणनफल को कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि अक्ष से उसकी लंबविक दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उस पिंड का द्रव्यमान m और है ना अक्ष से लंबविक दूरी r का वर्ग का गुणनफल, मतलब दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका एक बार हम लोग लिख देते हैं इसका परिभाषा। देखिए इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों। देखिए इसकी परिभाषा इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। देखिए किसी मान लेते हैं, देखिए किसी पिंड का द्रव्यमान, किसी पिंड का द्रव्यमान, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा है ना, तथा देखिए उसके अक्ष है ना, उसके अक्ष से लंबविक दूरी का वर्ग है कि नहीं, उसके अक्ष से लंबविक दूरी का वर्ग का गुणनफल, लंबविक दूरी का वर्ग का गुणनफल है ना को उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है ना। लंबविक दूरी को उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है, जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। इस बात को आप लोग समझे होंगे कि किसी पिंड का द्रव्यमान तथा उसके अक्ष से लंबविक दूरी के वर्ग का गुणनफल को उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि माना देखिए m द्रव्यमान का, देखिए m द्रव्यमान का कोई पिंड, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड एक्स वाई अक्ष है ना, एक्स वाई अक्ष के परितः, एक्स वाई अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है ना, घूर्णन गति कर रहा है ना। तो घूर्णन गति कर रहा है, मान लेते हैं देखिए है ना, अक्ष से पिंड की दूरी, अक्ष से पिंड की दूरी r है, की दूरी r है। तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, इस प्रकार उसको हम लोग लिखेंगे, जड़त्व आघूर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा m r स्क्वायर है ना। इसको हम लोग जनरली I से इंडिकेट किया जाता है, इसका मतलब है कि I इज इक्वल टू हो गया m r स्क्वायर। इसी को हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहते हैं बच्चों। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है उसको हम लोग जनरली यहाँ पे देखते हैं, ये द्रव्यमान है तो इसका मात्रक kg हो गया, ये दूरी है ना, और उसका वर्ग है तो मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक kg मीटर स्क्वायर। और साथ में इसकी बीमा भी मैं लिख देता हूँ, इसकी बीमा क्या हो जाएगा, इसकी बीमा होगा ml स्क्वायर, इसकी बीमा होती है। अब तो ये तो छोटा सा बिंदुवत द्रव्यमान के कारण मैंने एक जड़त्व आघूर्ण को निकाला बच्चों। मान लेते हैं कि कोई बड़ा पिंड है तो उसका जड़त्व आघूर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए किसी बड़े है ना पिंड का जड़त्व आघूर्ण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। किसी बड़े पिंड का जड़त्व आघूर्ण, किसी बड़े पिंड का जड़त्व आघूर्ण हम लोगों को डिफाइन करना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इस पर चलिए हम लोग आज विचार करते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये एक घूर्णन करने वाला है ना अक्ष है, मतलब इसके परितः जो होती है कोई पिंड जो होती है घूर्णन गति कर रही है, और यहाँ पर एक कोई पिंड है इस प्रकार, आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार कोई पिंड है। और आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी पिंड अनेकों कणों से मिलकर के बने होते हैं, इसमें बहुत सारे कण होते हैं बच्चों, है कि नहीं। हम लोग जनरली 5, 6, 7, 8 ऐसे ही कण हम लोग इसमें दिखा देते हैं बच्चों कि ये इसका कण है, और बीच में हम दिखा देते हैं कि इसका एक ये गुरुत्व केंद्र है ना। तो चलिए हम लोग क्या कहेंगे कि मान लेते हैं कि ये कण जो होती है इसकी द्रव्यमान m1 है और अक्ष से इसकी दूरी r1 है कि नहीं। इस कण का द्रव्यमान हम दिखा देते हैं m2 है और अक्ष से इसकी दूरी r2 हो गई, और इस कण का द्रव्यमान m3 है ना, द्रव्यमान m3 है और अक्ष से दूरी r3 है। इस कण का द्रव्यमान है ना m4 है और अक्ष से दूरी r4 है। इसी प्रकार मान लेते हैं कि इस कण का दूरी जो होती है, इसे डॉट 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 करके मैं दिखा देता हूँ कि इस कण का द्रव्यमान mn है और अक्ष से दूरी इसकी rn है। तो हम लोग यहाँ पर वही बातें लिखेंगे। देखिए माना m द्रव्यमान का है कि नहीं, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड एक्स वाई अक्ष के परितः है कि नहीं, एक्स वाई अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है
है ना, एक्स वाई अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। पिंड को अनेकों बिंदुवत कणों से, पिंड को अनेकों बिंदुवत कणों से, है ना, बिंदुवत कणों से मिलकर बना माना जा सकता है, है ना, अनेकों बिंदुवत कणों से मिलकर बना माना जा सकता है, जिसका द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 mn है ना, तथा अक्षों से दूरी है ना, तथा अक्षों से दूरी क्रमशः r1 r2 r3 rn है कि नहीं, rn है। तो प्रत्येक कण का, है ना, प्रत्येक कण का हम लोग अब जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। देखिए, अब पिंड का जड़त्व आघूर्ण हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा बच्चों, आप जानते होंगे। पिंड का जड़त्व आघूर्ण, है ना, I इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर पहले कण का जड़त्व आघूर्ण, है ना, m2 r2 स्क्वायर दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण, इसी तरह लिखेंगे m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा भी जा सकता है बच्चों, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, कि पहले कण का जड़त्व आघूर्ण, दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण, तीसरे कण को, सभी कणों का जड़त्व आघूर्ण को यदि जोड़ दिया जाए तो वो संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण में बदल जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेसन के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। I इज इक्वल टू समेसन, यहाँ पे करेंगे mi, है ना, RI का स्क्वायर, हम लोग ऐसे कर सकते हैं बच्चों। तो हम लोग देखिए समेसन को अलग अलग भागों में बांट देंगे। तो I इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं समेसन mi, है कि नहीं। और I का वैल्यू यहाँ तक वेरी कहाँ से करता है, I का मान 1 से लेकर के n तक मैंने यहाँ पर लिया है बच्चों। तो इसी तरह यहाँ पे भी होगा, I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n होगा। इसी प्रकार फिर यहाँ पे लिखेंगे कि I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, RI स्क्वायर। तो आप बताइए कि यदि हम लोग mi को यदि हम लोग जोड़ते जाएंगे, सभी कण का जो द्रव्यमान है m1 है m2 है m3 है, सबको जोड़ते जाएंगे तो संपूर्ण पिंड का हम लोगों को द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि mi है कि नहीं, समेसन mi इज इक्वल टू संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान हम लोगों को m प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू हो जाएगा m समेसन mi स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये एक जड़त्व आघूर्ण का यहाँ पर परिभाषा होता है, व्यंजक होता है। अब I को भी हम लोग बदल सकते हैं बच्चों, है कि नहीं, हम लोग I को बदल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें हम पहले आप लोगों को ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये क्या है। इसमें सेंटर में मैंने पहले एक बड़ा सा बिंदु दे दिया था बच्चों कि ये जो बिंदु है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ, है ना, ग्रेविटी कहिए, द्रव्यमान केंद्र इसको हम लोग मान लेते हैं। गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्र है ये, है कि नहीं, सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं, ये सेंटर ऑफ मास है। और इसकी जो दूरी है बच्चों, यहाँ से सेंटर ऑफ मास, इसकी दूरी को हम लोग यहाँ पर k कहेंगे। ये क्या हो गया, k, इसकी दूरी को हम लोग, अक्ष से उसकी दूरी को हम लोग k कहेंगे। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो सेंटर ऑफ मास में केंद्रित हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यदि घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी यदि k होगी तो k, है ना, के जो दूरी होगी इस प्रकार कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र जिस प्रकार गति करेगा उसी प्रकार तो संपूर्ण पिंड भी दूरी मतलब गति करेगी। हम यह बात आप लोग को पहले भी बताएं कि द्रव्यमान केंद्र जिस प्रकार गति करेगा संपूर्ण पिंड के कण भी उसी प्रकार गति करेंगे। अर्थात यहाँ पर समेसन आर आई, है ना, आर आई स्क्वायर जो है उसका मान यहाँ पर के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि संपूर्ण पिंड का जो दूरी है अक्ष से वो दूरी द्रव्यमान केंद्र पर जाकर के केंद्रित हो जाती है और द्रव्यमान केंद्र की गति जिस प्रकार होगी, है कि नहीं, पिंड की गति भी उसी प्रकार होगी। अतः आर आई स्क्वायर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर के है। तो चलिए इस बात को हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे।
तो हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे बच्चों, थोड़ा सा देखिए कि मान लेते हैं कि देखिए माना कि पिंड का गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्र है ना, पिंड का गुरुत्व केंद्र है ना, गुरुत्व केंद्र की दूरी, पिंड का गुरुत्व केंद्र की दूरी घूर्णन अक्ष से r है ना, घूर्णन अक्ष से है ना, है ना, घूर्णन अक्ष से k है कि नहीं, घूर्णन अक्ष से k। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेसन RI² जो कहे थे इसको हम लोग k मानेंगे। तो ऊपर वाला समीकरण मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, तो ऊपर के समीकरण से हम लोग लिख सकते हैं कि I = m तुमको प्राप्त हो ही गया था और ये k² हमको प्राप्त होगा इस प्रकार, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि पिंड का जो घूर्णन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बच्चों, जड़ तो आघूर्ण जो होता है वो I = mk² होता है, जहाँ k क्या है, अब मैंने तो ऊपर लिख ही दिया है कि k जो हो गया गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्र का घूर्णन अक्ष से दूरी है k, लेकिन इसको किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाता है या घूर्णन त्रिज्या भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन त्रिज्या कहा जाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना, इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन भी इसको हम लोग कहते हैं, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का परिभाषा क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी पिंड की वह दूरी, है कि नहीं, वह दूरी जहाँ से, है कि नहीं, जहाँ से संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित होता है, अक्षों के बीच की दूरी, या इसको इस प्रकार भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। घूर्णन त्रिज्या को आप इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं बच्चों कि पिंड का द्रव्यमान केंद्र से अक्ष की दूरी को हम लोग घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा हम लोग इस प्रकार देंगे। देखिए, घूर्णन त्रिज्या को कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं, है कि नहीं, कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए है ना, देखिए पिंड का द्रव्यमान केंद्र, है कि नहीं, पिंड का द्रव्यमान केंद्र, है ना, द्रव्यमान केंद्र से, पिंड का द्रव्यमान केंद्र से, है कि नहीं, पिंड का द्रव्यमान केंद्र से अक्ष के बीच की दूरी, अक्ष के बीच की दूरी को घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, कहते हैं बच्चों, है कि नहीं, को घूर्णन त्रिज्या हम लोग कहते हैं। तो ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, कि यदि एक छोटा सा कोई पिंड रहता है तो उसकी दूरी r होती है ना, उसके अनुसार उसकी जड़ तो आघूर्ण, है ना, I = mr² होता है। लेकिन यदि कोई बड़े पिंड रहे तो उस पिंड का जड़ तो आघूर्ण का माप जो होती है उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से अक्ष के बीच की दूरी तथा उस पिंड का द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह जानें कि जड़ तो जब भी हम लोग, है ना, जड़ तो आघूर्ण की माप करेंगे तो किसी भी पिंड का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गुरुत्व केंद्र से अक्ष की दूरी को माप कर लेते हैं, है कि नहीं। इसको हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं या घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। तो ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अलग अलग तरह के बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि किसी भी पिंड को घूर्णन गति में लाने के लिए, है कि नहीं, किसी पिंड को घूर्णन गति में लाने के लिए उस पर बल नहीं लगाएंगे, उस पर हम लोग क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं, है कि नहीं, टॉर्क लगाते हैं। तो टॉर्क के बारे में अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो टॉर्क क्या होता है ना। टॉर्क से पहले हम लोगों को जानना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कोणीय संवेग किसको कहा जाता है कि नहीं। चलिए, कोणीय संवेग के बारे में पढ़ लेने के बाद हम लोग टॉर्क के बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। देखिए, कोणीय संवेग क्या होता है। कोणीय संवेग, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, है कि नहीं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम,
इस बात को आप लोग बताइए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखिए बहुत अच्छा परिभाषा है बच्चों। हम लोग संवेग को तो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि द्रव्यमान गुना वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, हम लोग तो जानते ही हैं। कोणीय संवेग किसको कहेंगे? आप देखिए रेखीय संवेग के घूर्णन प्रभाव को कोणीय संवेग कहते हैं। इस बात को समझिए, रेखीय संवेग के घूर्णन प्रभाव को हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी पिंड में यदि कोई संवेग उत्पन्न किया जाए और वह संवेग किसी पिंड में घूर्णन प्रभाव उत्पन्न कर दे तो उसको हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं। बात समझे? किसी पिंड में उत्पन्न संवेग से यदि कोई पिंड यदि घूर्णन गति उत्पन्न कर दे तो उसको हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब यही हो गया कि देखिए किसी पिंड के संवेग के घूर्णन प्रभाव को, है कि नहीं, किसी पिंड के, बात समझिएगा कि किसी पिंड के, है ना, संवेग के घूर्णन प्रभाव को, किसी पिंड के संवेग के घूर्णन प्रभाव को, है कि नहीं, घूर्णन प्रभाव को कोणीय संवेग कहते हैं। क्या लिखे? किसी पिंड के संवेग के घूर्णन प्रभाव को कोणीय संवेग कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग परिभाषा है। आपने किसी वस्तु पर संवेग उत्पन्न किया और जिसके वजह से वह पिंड घूर्णन गति उत्पन्न करने लगा तो उस संवेग को हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? देखिए कोणीय संवेग इज इक्वल टू क्या होता है? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जैसे कि यहाँ पर एक फिगर से मैं आप लोगों को समझा देना। मान लीजिए कि ये कोई अक्ष है कि नहीं, और यहाँ पर कोई m द्रव्यमान का कोई एक पिंड है कि नहीं, यहाँ पर m द्रव्यमान का कोई एक पिंड है बच्चों। जो अक्ष से इसकी दूरी r है कि नहीं, अक्ष से इसकी दूरी r है। आपने इस पर भी वेग दिया, है कि नहीं, आपने इस पर भी वेग उत्पन्न किया, चाहे किसी तरह उत्पन्न करें, बल लगा करके उत्पन्न करें या किसी तरह भी उत्पन्न करें, है कि नहीं, बल लगा करके आपने इसमें संवेग उत्पन्न किया जिसके वजह से इस पिंड का संवेग कितना हो गया? m भी संवेग हो गया। अब ये संवेग क्या करता है कि इस अक्ष के परिता घूर्णन गति कर, इसी संवेग से m भी संवेग से वो अक्ष के परिता घूर्णन गति करता है। तो इसमें जो संवेग उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? है ना, कोणीय संवेग कहते हैं। तो यहाँ संवेग के कारण घूर्णन प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। आप समझिए ये बात को कि यहाँ पर संवेग जो इस पिंड में उत्पन्न किया जिसके वजह से यहाँ घूर्णन गति उत्पन्न हो रहा है, तो संवेग कुल मिलकर के यहाँ पे कोणीय संवेग होता है। कहने का मतलब हो गया कि कोणीय संवेग इज इक्वल टू होता है रेखीय संवेग, जिसको हम लोग m भी को रेखीय संवेग कहते हैं, है कि नहीं, रेखीय संवेग और गुना अक्ष के बीच की दूरी, है कि नहीं, अक्ष से दूरी मतलब उस पिंड का द्रव्यमान का अक्ष से दूरी, तो इसी को हम लोग रेखीय संवेग कहते हैं। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि P गुना R, इसी को हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं। इसको हम लोग L से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया मेरा कोणीय संवेग P इंटू R, है कि नहीं। इस देखिए संवेग के घूर्णन प्रभाव है, यदि इसमें R को इसमें जोड़ दिया गया तो ये R बता रहा है कि इसमें घूर्णन प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसी को हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं। ये इसको क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग नहीं समझिएगा बच्चों कि मैंने यहाँ पे P क्रॉस R लिखा, ऐसा नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई किया है P, है कि नहीं, गुना R। ऐसे हम इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे कि इसमें R क्रॉस P भी होता है कि नहीं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, कोणीय संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, जिसका फॉर्मूला होता है P क्रॉस R, सॉरी R क्रॉस P, लेकिन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि L इज इक्वल टू क्या होता है? R क्रॉस P। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस सब के बारे में, इसका डायरेक्शन किधर होता है ना, इसमें कैसे क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो इस सब चीज़ के बारे में मैं चर्चा जो होती है आगे के क्लास में करूँगा। जैसे टॉर्क को भी लिखते हैं हम लोग, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको भी मैं इसी प्रकार लिखता हूँ F क्रॉस, है ना, R क्रॉस F होता है। तो इस सब चीज़ के बारे में जो मैं चर्चा जो होती है आगे के क्लास में करूँगा। सबसे पहले साधारण रूप से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि घूर्णन गति के टर्म को कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है कि नहीं। लीनियर जो मोशन होते हैं, लीनियर मोशन मतलब रेखीय गति में गतिशील कोई वस्तु के बारे में जो हम लोग टर्म को यूज़ करते हैं, जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इनर्शिया हो गया, है ना, एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो इन सभी टर्म को, है ना, रोटेशनल डायनामिक्स में घूर्णन गतिकी में कुछ अलग अंदाज से लिखा जाता है कि नहीं। आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि यहाँ पर हम मोमेंटम को हम लोग P इंटू V लिखते थे, लेकिन वही मोमेंटम यहाँ पर कन्वर्ट होकर के L हो जाता है, जिसका फार्मूला P इंटू R होता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जिसमें हम लोग पिछले अध्यायों में भी
भी देखे होंगे कि हम लोग एम से उसको इंडिकेट करते थे, लेकिन यहाँ पर वो एम आर स्क्वायर से इंडिकेट किया जाता है। तो टर्म को पहले समझना है कि नहीं, बाद में तो समझा जाएगा कि है ना क्या बोलते हैं लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस क्या होते हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होता है, टॉर्क का डायरेक्शन किधर होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, कैसे पिंड पर आरोपित किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा मैं बाद के क्लास में करूँगा, और वो भी एक्सप्लेन के साथ बच्चों, विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। ऐसा टॉपिक्स आपको यूट्यूब में दूसरा नहीं मिलेगा। आप लोग इसी वीडियो पर बने रहें और अच्छी तरह से इसको समझने का हर एक चीज़ को प्रयास करेंगे बच्चों। तो ठीक है, चलिए मैं एंगुलर मोमेंटम को देखता हूँ कि और इसको कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को क्या कहा कि रेखीय जो कोणीय संवेग होता है L = P क्रॉस जो R होता है कि नहीं, ये क्या हो गया, संवेग के कारण पिंड में एक घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको देखिए, मान लेते हैं कि माना कि देखिए m द्रव्यमान, देखिए माना कि m द्रव्यमान का कोई पिंड है कि नहीं, माना m द्रव्यमान का, इसी को हम लोग m द्रव्यमान माने बच्चों, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है ना, m द्रव्यमान का कोई पिंड एक्स वाई अक्ष है ना, एक्स वाई अक्ष के परितः, एक्स वाई अक्ष के परितः r दूरी पर है ना, एक्स वाई अक्ष के परितः r दूरी पर है ना, स्थिर या r दूरी पर रहकर चक्कर लगाता है या घूमता है, चक्कर लगाता है कि नहीं, चक्कर लगाता है। पिंड का, देखिए पिंड का कोणीय है कि नहीं, पिंड का कोणीय वेग ओमेगा है ना, ओमेगा है, तथा रेखीय वेग भी है ना, तथा रेखीय वेग भी है। इस बात को आप लोग समझे होंगे बच्चों कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए कि ये m द्रव्यमान का कोई पिंड है ना, जो कि एक्स वाई अक्ष के परितः जो होती है ओमेगा कोणीय वेग तथा रेखीय वेग इसमें भी दिया गया है कि नहीं, भी से अक्ष के परितः वो चक्कर लगा रहा है। तो आप लोग कह सकते हैं कि इस पिंड का संवेग कितना होगा, रेखीय संवेग। देखिए पिंड का रेखीय संवेग कितना हो गया, पिंड का रेखीय संवेग है कि नहीं, पिंड का रेखीय संवेग तो हम लोग जानते हैं कि P = m × v होता है बच्चों। और एक बात है यहाँ पर, रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध क्या होता है, देखिए रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच में संबंध, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा मैंने है ना सर्कुलर मोशन में कर दिया है। रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध क्या होता है, आप लोग नहीं यदि इसको जान पा रहे हैं तो उस वीडियो को जा करके देखें, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच संबंध, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच में संबंध जो होता है वो v = r × ओमेगा होता है। तो यहाँ पर हम लोग मान रख सकते हैं v का, तो संवेग = कितना होगा, तो रेखीय संवेग है ना, P = m और यहाँ पर r × ओमेगा हम लिख सकते हैं बच्चों। अब इस P के मान को हम लोग यहाँ के समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में। देखिए P का मान समीकरण 1 में रखने पर है कि नहीं, P का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, चलिए रख कर देखते हैं क्या मिलता है। देखिए L = P का मान हो गया m r ओमेगा और एक टू r यहाँ पर मैं दे देता हूँ, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, देखिए L = क्या हम यहाँ लिख सकते हैं m r स्क्वायर और इंटू ओमेगा, और हम लोग जानते हैं कि m r स्क्वायर = I होता है, तो ये हो गया m r स्क्वायर, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि वह पिंड जो अक्ष के परितः चक्कर लगा रहा है उसका जड़त्व आघूर्ण I है। तो L = क्या होगा बच्चों, I × ओमेगा। तो ये कोणीय संवेग का मेरा इक्वेशन हो गया, जहाँ है कि नहीं, आई क्या है, इस बात को मैं लिख देता हूँ, जहाँ आई उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण है ना, उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण है कि नहीं। तो ये कितनी आसान बातें हैं बताइए कि मैंने जड़त्व आघूर्ण का तुरंत इसका है ना, मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन निकाल लिया कि L = I × ओमेगा होता है। ये तो छोटे से पिंड के लिए मैंने निकाला था, लेकिन अब बड़े पिंड, यदि मान लीजिए मेरे पास बड़ा कोई पिंड रहता तो उसके लिए मैं कैसे निकालूंगा। तो चलिए बड़े पिंड के लिए भी मैं देख लेता हूँ कि कैसे इसमें निकाला जाता है। देखिए बड़े पिंड के लिए कोणीय संवेग है कि नहीं, बड़े पिंड में कोणीय संवेग में इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कोणीय संवेग
चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि बच्चों देख लीजिए कि ये एक अक्ष है जिसका नाम है एक्स वाई, और इस अक्ष के परितः जो होती है कोई भी एक है ना दृढ़ीय पिंड जो होता है, आप लोगों को दृढ़ीय पिंड के बारे में भी अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए बच्चों कि दृढ़ीय पिंड कहते हैं किसको है, जिसको हम लोग रिजिड बॉडी कहा जाता है। रिजिड बॉडी क्या होता है, दृढ़ीय पिंड कहते हैं किसको है कि नहीं। मैं बार बार यूज कर रहा हूँ वहाँ पर पिंड का, लेकिन पिंड और दृढ़ीय पिंड में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। तो दृढ़ीय पिंड में क्या डिफरेंस होता है पहले उसको स्पष्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर पढ़ूंगा। दृढ़ीय पिंड जिसको हम लोग रिजिड बॉडी भी कहते हैं, दृढ़ीय पिंड देखिए है ना, इसमें यही इसमें डिफरेंस होता है बच्चों कि दृढ़ीय पिंड में यदि आप फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो इसमें अणुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होता है कि नहीं। दृढ़ीय पिंड में जो अणु होते हैं, बल लगाने पर इनके अणुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये हार्ड बॉडी है कि नहीं, जिसमें बल लगाते हैं तो इसके अणुओं के बीच में दूरी में परिवर्तन नहीं होता, उसको हम लोग दृढ़ीय पिंड कहते हैं। लेकिन सिंपल सा कोई पिंड यदि ले लेंगे तो उसमें बल लगाइएगा तो उसके अणुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन होगा, है कि नहीं। तो वैसे पिंड को हम लोग दृढ़ीय पिंड नहीं कहेंगे। दृढ़ीय पिंड कहेंगे कि इसका मतलब यदि मैं बल लगाया और उसके अणुओं के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम लोग दृढ़ीय पिंड कहते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बड़े पिंडों का कोणीय संवेग के बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चों कि ये एक एक्स वाई कोई अक्ष होता है और ये कोई एक दृढ़ीय पिंड है, रिजिड बॉडी है, जिसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है ना। सेंटर ऑफ मास, इसकी दूरी को मैंने पहले कह दिया कि गायरेशन ऑफ सेंटर ऑफ गायरेशन के होता है, और ये अनेकों बिंदुओं से मिल करके बना होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान m1 हो गया, इसका द्रव्यमान m2 हो गया, इसका द्रव्यमान m3 हो गया, है ना। इसी तरह इसका द्रव्यमान mn हो गया, और अक्ष से इसकी दूरी इसी प्रकार हो गई, r1 हो गई, है ना। इसकी दूरी हो जाएगी इसी प्रकार मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसकी दूरी r2 हो गई, इसकी दूरी r3 हो गई, और इसकी दूरी rn हो गई। इस प्रकार मैं ले लेता हूँ। अनेकों पिंडों से मिलकर के माना जा सकता है। अब देखिए कि प्रत्येक पिंड पर, इस पिंड पर मैंने बल, एक वेग उत्पन्न किया हुआ है कि नहीं। एक वेग दिया गया है किसके, स्पर्श रेखीय दिशा में। आप लोग जानते हैं कि यदि कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उस पर रेखीय वेग, है ना, उस घूर्णन पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। तो मान लेते हैं कि वही स्पर्श रेखा के अनुदिश, इस पर मैंने एक भी वेग उत्पन्न कर दिया। तो यह भी वेग जो होती है, अब सभी कण तो घूर्णन अक्ष के दूरी से समान तो नहीं है, इसका मतलब है कि सभी वेग अलग अलग वेग से घूर्णन गति करेंगे। इसका मतलब है कि इस कण के लिए जो वेग होगा वो v1 होगा, इस कण के लिए वेग जो होगा वो v2 होगा, और इस कण के लिए जो वेग होगा वो v3 होगा, इस कण के लिए वेग vn होगा। इसका मतलब सभी कण का जो रेखीय वेग होता है वो अलग अलग होता है ना। इसी प्रकार उसमें घूर्णन वेग भी अलग अलग होता है। इसका ω1 होगा, इसका ω2 होगा, इसका ω3 होगा, और इसमें ωn होगा। इस बात को समझिए, ऐसा क्यों होता है बच्चों, आपको बताता हूं मैं। देखिए कणों की दूरी जो होती है अक्ष से अलग अलग है। इसका मतलब है कि इस कण को एक चक्कर पूरा करने में, है ना, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, और इस कण को ज़्यादा समय लग रहा है और इस कण को कम समय लग रहा है। इस बात को समझिए, है कि नहीं। इस कण को ज़्यादा समय लगेगा, जो अधिक दूरी पर, अक्ष से ज़्यादा दूरी पे होती है, वो लंबा दूरी तय करेगा एक चक्कर लगाने के लिए, इसलिए इसका मतलब उसको ज़्यादा समय लगेगा। और इस कण जो नज़दीक में है उस कण को जल्दी ही एक रोटेशन को कंप्लीट कर लेगा, इसका मतलब उसमें समय कम होगा, है ना। तो इसका मतलब इसका समय कम होगा। तो रेखीय वेग, आप जानते हैं कि वेग जो होती है वो समय पर निर्भर करती है। इसका मतलब इसका वेग यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, इसका वेग यहाँ पर ज़्यादा होगा। आप ऐसा कह सकते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब है सभी कणों का कुछ न कुछ दूरी में अंतर और समय में लगाया वह चक्कर का समय जो होता है वो अलग अलग होता है, जिसके वजह से जो होती है उसका वेग अलग अलग होगा। इसी प्रकार कोणीय संवेग, क्योंकि कोणीय संवेग भी, है कि नहीं, समय पर निर्भर करता है, सभी का अलग अलग कोणीय संवेग होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे बच्चों। तो देखिए मान लेता हूँ, माना m द्रव्यमान का, देखिए माना m द्रव्यमान का कोई पिंड, है ना, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड एक्स वाई अक्ष के, है कि नहीं, एक्स वाई अक्ष के परितः, है ना, एक्स वाई अक्ष के परितः, है ना, एक्स वाई अक्ष के परितः, देखिए ओमेगा कोणीय वेग से, एक ही बार में मैंने लिख दिया ओमेगा, बाद में अलग अलग करेंगे, ओमेगा कोणीय वेग तथा भी रेखीय वेग, है कि नहीं, तथा भी रेखीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है ना, घूर्णन गति कर रहा है, लेकिन नहीं, घूर्णन गति कर रहा है। पिंड को अनेकों, है कि नहीं, पिंड को अनेकों छोटे छोटे,
है ना, अनेकों छोटे छोटे बिंदुवत कणों से मिलकर, है ना, बिंदुवत कणों से मिलकर बना माना जा सकता है ना, माना जा सकता है कि नहीं, मिलकर बना माना जा सकता है। है ना, अनेक छोटे छोटे बिंदुवत कणों से मिलकर के बना माना जा सकता है। अब देखिए प्रत्येक, है कि नहीं, प्रत्येक बिंदुवत कणों का, देखिए प्रत्येक बिंदुवत कणों का, है ना, देखिए कोणीय संवेग का योग, प्रत्येक बिंदुवत कणों का कोणीय संवेग का योग संपूर्ण पिंड के कोणीय संवेग के बराबर होता है। संपूर्ण पिंड के कोणीय संवेग के बराबर होता है, कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए पूरे पिंडों का कोणीय संवेग L है कि नहीं, तो L इज इक्वल टू हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे m1, सॉरी, है ना, संवेग, पहले कण का संवेग को मैं P1 मान लेता हूँ बच्चों, P1 इंटू R1, क्योंकि पहले कण का दूरी कितनी है, R1 है, प्लस इसी तरह हम लिखेंगे P2 R2 प्लस P3 R3 प्लस डॉट 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 प्लस हो जाएगा Pn Rn, जहाँ आप लोग P1 P2 P3, है ना, और Pn को तो जान ही रहे कि पहले पिंड का, पहले, है ना, कण का संवेग है, दूसरे कण का संवेग है, तीसरे कण का संवेग, इसी तरह nवें कण का संवेग होगा। तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, और प्रत्येक कण का वेग भी जो होती है अलग अलग होती है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं बच्चों, अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए प्रत्येक कण का जो वेग है बच्चों वो अलग अलग है, आप लोग जानते हैं प्रत्येक कण का वेग कितना है, v1 है, v2 है, v3 है ना। तो हम लोग यहाँ पर उस चीज़ को चर्चा भी करेंगे बच्चों। देखिए मान लेते हैं, है कि नहीं, क्या मान लिया, देखिए माना प्रत्येक कणों का रेखीय वेग, प्रत्येक कणों का रेखीय वेग क्रमशः, प्रत्येक कणों का रेखीय वेग क्रमशः v1 v2, है ना, v3 क्या है, डॉट 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 vn है। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार कोणीय संवेग, है ना, इसी प्रकार कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, इसी प्रकार कोणीय संवेग भी हो जाएगा ω1 ω2 ω3 डॉट 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 ωn है। तो अब हम लोग लिखेंगे, देखिए पहले के समीकरण जो आपके कॉपी में लिखा हुआ है उसको देखें, तो L बराबर P1 के जगह में मैं क्या रखूँगा बच्चों, यहाँ पे रख देता हूँ m1 v1 R1 प्लस दूसरे कण का लिखेंगे m2 v2 R2 प्लस तीसरे कण का लिखेंगे m3 v3 R3 प्लस डॉट 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 इसी तरह हो जाएगा mn Rn, है कि नहीं, mn vn Rn, इसी प्रकार लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग का परिभाषा क्या होता है। देखिए रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के परिभाषा से, है ना, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के परिभाषा से, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं, रेखीय वेग और कोणीय वेग का परिभाषा क्या होता है बच्चों, है ना। हम लोग जानते हैं कि देखिए v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, यही फॉर्मूला इसमें सब में यूज़ करना है। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं r1 ω1, फिर हो जाएगा r1, v1 के जगह में मैंने r ओमेगा यहाँ पर पुट किया। इसी तरह सभी कण के बारे में रखना है, यहाँ हो गया m2 r2 ω2 r2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा m3, है ना, r3, है ना, ω3, और फिर हो जाएगा R3 प्लस डॉट 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 प्लस हो जाएगा m3 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा Rn, है ना, Rn ω_n और फिर हो जाएगा Rn। चलिए हम सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए, है ना, RL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा ω1, ये हो जाएगा m2, है ना, R2 स्क्वायर, ये ω2, यहाँ पर भी हो जाएगा m3 R3 स्क्वायर ω3 प्लस डॉट 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 प्लस हो जाएगा mn
Rn² और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। हम लोग जानते हैं m1r1², पहले कण का जड़ तो आघूर्ण है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 प्लस, है कि नहीं, I1 ओमेगा 1 हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, है कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे I2 ओमेगा 2, इसी तरह हो जाएगा I3 ओमेगा 3, है कि नहीं, प्लस डॉट 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 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे बच्चों, अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, है ना, यह हो जाएगा IN ओमेगा n हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग इस पूरे फॉर्मूला को कुछ इस प्रकार समेसन के भी रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा NI और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा I, जहाँ I का वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है, तो हम लोग इसको अलग अलग सेपरेट भी करके लिख सकते हैं। I = 1 to n, यहाँ पर हो गया I, डेट सिंप्लाइज समेसन = हो जाएगा I = 1 to n, यहाँ पर हो गया ओमेगा 1। तो L = मतलब सभी कणों का जड़त्व आघूर्ण को यदि मिला दिया जाए तो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण मुझे I प्राप्त हो जाएगा, और सभी कण का कोणीय संवेग को यदि मिला दिया जाए तो संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग ओमेगा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमको L = I × ओमेगा प्राप्त होता है, जहाँ लिख देते हैं, जहाँ समेसन, है ना, I = कैपिटल I हो जाता है, मतलब संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण हो गया। ये क्या हो गया, संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण, है ना, संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। इसी प्रकार समेसन ओमेगा I का वैल्यू भी हो जाएगा ओमेगा, ये भी क्या होगा, संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग है, कोणीय वेग है, संपूर्ण पिंड का कोणीय वेग है, ये कोणीय वेग है बच्चों। तो ये तो था आपका एंगुलर मोमेंटम। इसी प्रकार हम लोग टॉर्क को भी डिफाइन करते हैं बच्चों। टॉर्क किसे कहते हैं, चलिए हम लोग देखेंगे टॉर्क, है कि नहीं। आप लोग यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु यदि रेखीय गति उत्पन्न करती है, मतलब एक सीधी रेखा में गति करने लगती है, तो हम लोग कहते हैं उसमें बल लगाया। लेकिन यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस बल के वजह से वस्तु घूर्णन गति उत्पन्न करती है, तो क्या आप उसको बल कहेंगे? फिर नहीं, उसको बल नहीं कह के हम लोग उसको टॉर्क कहते हैं, है कि नहीं। आप लोग समझ पाए होंगे। यदि किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं और उस बल के कारण कोई वस्तु यदि घूर्णन गति उत्पन्न करती है तो उसे बल नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? टॉर्क कहते हैं, है कि नहीं। उसे हम लोग टॉर्क कहते हैं बच्चों। तो हम लोग देखते हैं टॉर्क कहते हैं किसे हैं। चलिए देखिए, बल के घूर्णन प्रभाव को टॉर्क कहते हैं। मतलब किसी वस्तु पर यदि मैंने बल लगाया और वस्तु घूर्णन प्रभाव उत्पन्न कर दिया है ना, तो उस बल को हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो देखिए, बल के घूर्णन प्रभाव को टॉर्क कहा जाता है। बल के घूर्णन प्रभाव को टॉर्क कहते हैं, है ना, टॉर्क कहते हैं। बल के घूर्णन प्रभाव को हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ पर कोई एक अक्ष है, जे एक्स वाई कोई एक अक्ष है कि नहीं, और यहाँ पर कोई एक m द्रव्यमान का कोई एक पिंड है और अक्ष से इसकी दूरी मान लेते हैं कि r है। आपने इस पर कितना F बल लगाया? इस पर कितना बल लगाया? F बल। अब इस बल के वजह से ये पिंड जो होती है वो घूर्णन गति उत्पन्न करती है, तो इस बल को हम लोग टॉर्क कहते हैं बच्चों। तो इसका मतलब है कि बल के घूर्णन प्रभाव को हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो ये आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग बहुत करते हैं बच्चों, टॉर्क का। वो कहाँ करते हैं? जब आप लोग दरवाज़ा को खोलते हैं बच्चों, है कि नहीं। छोटी सी बातें यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा भी एक कोई आप लोग का कहते हैं ना, एक चौखट से बंधा होता है दरवाज़ा, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये चौखट है और आप लोग यहाँ पर इस प्रकार दरवाज़ा लगा हुआ है। तो जब दरवाज़ा को खोलते हैं और बल लगाते हैं तो आप लोग अनुभव किए होंगे कि वो दरवाज़ा चौखट के अनुदिश जो होती है परितः घूर्णन गति करिए, भले पूरा गति नहीं करती हो लेकिन घूर्णन गति करती है। आप देखिएगा अपने घर में चौखट को, तो वो देखिएगा कि वो घूर्णन गति कर रही है। उस चौखट को आप स्ट्रेट एक सीधा मान लीजिए तो उसके परितः वो घूर्णन गति कर रही है कि नहीं। आप इधर बल लगाते हैं तो ये इधर की ओर चल जाती है। तो इसका मतलब क्या आपने उस दरवाज़ा पर बल लगाया? नहीं, ये कहना गलत होगा कि मैंने उस पर बल लगा करके दरवाज़ा को खोला। मैं यहाँ पर कहूँगा कि उसमें मैं टॉर्क लगाया, है कि नहीं, टॉर्क लगाता हूँ। तो सब चीज़ों को बाद में मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊँगा। तो फिलहाल अभी मैं टॉर्क का एक्सप्रेशन को ही निकाल लेता हूँ बच्चों को। टॉर्क कहते हैं किसे हैं, है कि नहीं। तो टॉर्क आखिर क्या होता है? देखिए, टॉर्क को टॉ से इंडिकेट किया जाता है, इसको टॉ कहा जाता है कि नहीं, टाउ, है कि नहीं। ये होता है क्या? F × R, इसको हम लोग टॉर्क कहते हैं बच्चों। मतलब बल गुना, है कि नहीं, उस पिंड का अक्ष से दूरी को हम लोग टॉर्क कहा जाता है। मतलब आरोपित बल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि आरोपित बल
है ना, आरोपित बल तथा अक्ष से बीच की दूरी, है ना, अक्ष से बीच की दूरी, आरोपित बल तथा अक्ष से बीच की दूरी के गुणनफल को टॉर्क कहा जाता है, के गुणनफल को टॉर्क कहा जाता है ना, को टॉर्क कहा जाता है ना, को टॉर्क कहा जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे बच्चों कि आखिर टॉर्क कहते हैं किसे। तो अब यहाँ पर देखिए, आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे, जब किसी वस्तु पर हमें बल लगाता हूँ और बल यदि घूर्णन गति उत्पन्न करता है तो ये आवश्यक है कि उस वस्तु पे त्वरण भी उत्पन्न हुआ होगा। आप लोग ये बात को जानते होंगे बच्चों कि उस पर त्वरण उत्पन्न होता है कि नहीं। त्वरण कैसे उत्पन्न होगा, आप लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु यदि घूर्णन गति करती है तो उसमें त्वरण मौजूद होता है और साथ में ही आप उसमें बल भी लगा रहे हैं, है ना, तो त्वरण तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि किसी वस्तु पर जब हम लोग बल लगाते हैं तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार उसमें त्वरण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर मान लिया, देखिए माना एम द्रव्यमान का, है कि नहीं, माना एम द्रव्यमान का कोई, है कि नहीं, कोई पिंड, है कि नहीं, कोई पिंड, है ना, कोई पिंड एक्स वाई अक्ष के परितः, है कि नहीं, एक्स वाई अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है ना, एक्स वाई अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, एक्स वाई अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है। देखिए किसी क्षण, है ना, किसी क्षण देखिए पिंड पर, किसी क्षण पिंड पर एफ बल, है ना, एफ बल आरोपित किया जाता है, एफ बल आरोपित किया जाता है, किसी क्षण पिंड पर एफ बल आरोपित किया जाता है, जिससे पिंड पर, है ना, जिससे पिंड पर, है ना, जिससे पिंड पर ए त्वरण उत्पन्न होता है, ए त्वरण उत्पन्न होता है। तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग क्या जानते हैं, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, है ना, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम है। तो दूसरी बात है, अभी मैंने कुछ देर पहले क्या होता है, V इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है ना। तो इसमें हम लोग यदि दोनों तरफ T से यदि हम लोग भाग दे देते हैं बच्चों, है कि नहीं, T से, तो V बाई टी मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, और आर, और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है, जिसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई टी। इसका मतलब है कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर v बाई टी इज इक्वल टू त्वरण होता है, उसी प्रकार ओमेगा बाई टी इज इक्वल टू अल्फा। तो ये संबंध को हम लोग क्या कहते हैं कि कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के बीच में संबंध। तो क्या संबंध होता है, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है। तो ए का मान को हम लोग को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों। तो देखिए ए का मान रखने पर कोणीय त्वरण यहाँ पे लिख देते हैं कि कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण के संबंध से, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण के संबंध से तो क्या संबंध होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू ए और R इंटू यहाँ पर अल्फा हो जाता है। अब इस मानों को, F के मान को हम लोग ऊपर वाले समीकरण यहाँ पर जो था टॉर्क वाले समीकरण में रख देंगे। तो देखिए F का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, देखिए F का मान समीकरण 1 में रखने पर, है कि नहीं, F का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं कि m इंटू आर इंटू अल्फा, और समीकरण में एक और r मौजूद है मेरा, आप देख पा रहे होंगे, तो ये r भी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी r आ गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, जहाँ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है कि नहीं, ये उस द्रव्यमान का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू अल्फा। तो इसको हम लोग टॉर्क कहा जाता है, जहाँ अल्फा की, है ना, जहाँ अल्फा आप लोग जान रहे हैं क्या है, कोणीय त्वरण है, और वहीं आई जो है, जहाँ आई पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण है बच्चों। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, है कि नहीं। तो ये था टॉर्क। तो आज मैंने चर्चा किया सिर्फ 3 टॉपिक्स में आप लोगों पर चर्चा किया है बच्चों, जिसमें पहला है जड़त्व आघूर्ण, दूसरा होता है कोणीय संवेग, और तीसरा है टॉर्क, है कि नहीं। तो आज इसको इतना दूर तक ही मैं रखूँगा बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं आज आगे बढ़ूँगा। तो कल जो वीडियो मेरा बनेगा बच्चों, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग हाफ mv स्क्वायर कहते हैं, है कि नहीं, उसको किस प्रकार
घूर्णन गतिकी में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों, है ना। तो इन सभी बातों पर हम लोग ध्यान देते देते आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग, है ना, अलग अलग प्रकार के पिंडों का जड़ तो आघूर्ण ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसमें शायद 2 गो प्रमेय भी है, जिसको हम लोग लंबवत अक्षों का प्रमेय कहते हैं, समांतर अक्ष का प्रमेय कहते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होती है, उसको हम लोग थ्योरम को भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो पर आप लोग बच्चों अच्छी तरह से बने रहें। एक एक टॉपिक्स को मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है बच्चों। आप लोगों को अच्छी तरह से टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद जो कॉन्सेप्ट मिलेगा बच्चों, उससे आप लोगों को काफ़ी फील महसूस होगा, अच्छा पोटेंशियल आप लोगों को महसूस होगा, है ना। इसीलिए मेरे वीडियो पर आप लोग हमेशा बने रहें बच्चों, इसे लाइक दें और साथ में जो भी बातें आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आती है उसे आप लोग कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं उसका आंसर तुरंत दे करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें और, है ना, दूसरे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, है कि नहीं। वैसे बच्चे जो आज हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहला उसका काम होगा कि वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि जो भी वीडियो को अपलोड करूंगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दें। आप लोगों ने जो आज मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।